यदि आप अपनी कोई कहानी हमारे चैनल पर सुनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को भर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। राजस्थान से भानापुर मध्य प्रदेश जाने वाली वो उस दिन की आखिरी बस थी। लगभग रात के 11 बज चुके थे, पर मुकेश किसी न किसी तरह वो बस पकड़ने में सफल हो गया था। मुकेश एक आर्कियोलॉजिस्ट था जिसे भानापुर में एक पुराने किले की तहकीकात के लिए उस दिन रवाना होना था। भानापुर का ये किला मध्य प्रदेश की सबसे प्राचीन इमारतों में से माना जाता था। मुकेश के ऑफिस के अनुसार ये इमारत लगभग 200 साल पुरानी थी और पिछले करीब 100 सालों में उस जगह को लेकर बहुत अटपटी कहानियां सुनने को मिल रही थी, जिसकी वजह से किसी ने भी उस किले में कभी तहकीकात करने की कोशिश नहीं करी थी। पर मुकेश जिस ऑफिस में काम करता था, उस ऑफिस के हेड को अखबारों की सुर्खियों में आने का बहुत शौक था, इसीलिए उन्होंने इस काम के लिए अपने सबसे होनहार आर्कियोलॉजिस्ट को चुना था। बस का सफर लगभग 10 घंटों का था। मुकेश को पूरी रात बस में सोकर गुजारनी थी, जो कि इतना कठिन काम नहीं था। पूरे दिन की थकान के बाद मुकेश बस में सीट मिलते ही सो गया था। जब करीब 3-4 घंटे बाद मुकेश की आंख खुली तो वह देखता है कि उसके बराबर वाली सीट अब खाली नहीं है। उस पर एक लड़की बैठी हुई है और वो भी उस समय गहरी नींद में है। ये देखकर मुकेश फिर से सो जाता है। जब सुबह 6 बजे सूरज की किरण बस की खिड़की पर पड़ती है तो उससे मुकेश की नींद खुल जाती है। इस समय बस एक ढाबे पर रुकी हुई थी, ताकि अगर किसी को कुछ नाश्ता पानी करना हो तो वो यहाँ से कर सकता है। इस समय मुकेश की बराबर वाली सीट पर भी कोई नहीं बैठा था। करीब 10 मिनट बाद सभी यात्री बस में वापस आ जाते हैं। जो लड़की मुकेश के बराबर में बैठी थी वो भी अपनी सीट पर आकर बैठ जाती है। अब जब बस को भानापुर पहुंचने में सिर्फ 3 घंटे बचे थे, मुकेश और उस लड़की के बीच थोड़ी बातचीत शुरू हो जाती है। लड़की का नाम निशा था। वो भी भानापुर ही अपने किसी काम की वजह से जा रही थी। मुकेश को ये बात पता चलने के बाद वो उस लड़की से भानापुर के किले के बारे में पूछता है। लड़की ज्यादा कुछ तो नहीं जानती थी, पर जितना उसे पता होता है वो सब कुछ मुकेश को बता देती है। करीब 200 साल पहले भानापुर राज्य की गिनती उस समय के सबसे शक्तिशाली राज्यों में होती थी। पूरे भारत में भानापुर का राज्य दूसरे स्थान पर आता था, जिसके पास सबसे अधिक जमीन थी। फिर एक बार महल के राजा ने उत्तर की किसी कन्या से अपना तीसरा विवाह करने का निर्णय लिया। राजा को सभी ने समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु राजा ने सभी की बातों को अनसुना कर दिया। मुकेश पूछता है कि उस विवाह से सबको ऐसी क्या दिक्कत थी, जिस पर निशा कहती है कि राजा और उस कन्या के बीच उम्र का फासला बहुत ज्यादा था, तो इसीलिए सबको यही लग रहा था कि वो कन्या सिर्फ धन के लोभ में राजा से विवाह कर रही है। कुछ समय बाद राजा का उस कन्या के साथ विवाह हो जाता है, परंतु जैसा सबने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं होता। वो कन्या शादी के बाद अपने हर कर्तव्य को बहुत अच्छे से निभाती है और राज्य में भी इस विवाह के बाद समृद्धि और ज्यादा बढ़ जाती है। लगभग 1 साल तक तो सब ऐसे ही अच्छे से चलता रहा, पर पता नहीं कैसे विवाह के 1 साल बाद राज्य पर ऐसी विपदा आई कि पूरा राज्य 2 महीनों के अंदर ही नष्ट हो गया। राजा और उसके सभी पुत्रों की मृत्यु भी इसी दौरान हो गई और राज्य के सभी गांव तहस नहस हो गए। सब कुछ खंडर हो गया था। राज्य के 150 गांव में से सिर्फ एक गांव बचा था, लेकिन डर की वजह से उसे भी उस समय लोगों ने खाली कर दिया था। 100 सालों तक भानापुर की उस जमीन पर किसी इंसान ने पैर नहीं रखा था। इस समय के बीच पूरी जमीन पर जंगल हो गया था। कुछ उस स्थान पे हुई घटना के कारण और कुछ उस भयावह जंगल की वजह से वहाँ पर किसी भी इंसान ने निवास करना ठीक नहीं समझा। पर 100 सालों के बाद जब पुरानी घटना पर धूल जम गई, तो लोगों ने भी वापस आना शुरू कर दिया। घटना के समय जो एक गांव बचा था, उसी में आकर कुछ लोग निवास करने लगे, लेकिन इन 100 सालों के बीच भी उस गांव में बहुत अजीब अजीब घटनाएं हुई। कुछ लोगों ने अफवाह कहकर उन्हें टाल दिया और कुछ लोग वहां से चले गए। बहुत पंडितों ने ऐसा भी समझा कि यह काम किसी बुरी आत्मा का हो सकता है, जिसने 100 साल पहले राज्य को तहस नहस करा था। तो उन्होंने कई प्रकार के हवन पूजा भी करे, लेकिन किसी से कोई फायदा नहीं हुआ। पूरी कहानी सुनकर मुकेश भी दंग रह गया। उसके मन में बहुत सवाल उठ रहे थे। उसने निशा से पूछा कि उसे ये सब कैसे पता है। तब निशा बताती है कि उसकी दादी का घर भी उसी गांव में है। घर बहुत पुराना हो गया है और अब दादी के गुजरने के बाद वहां कोई रहता भी नहीं है, तो इसीलिए वो उस मकान को बेचने के सिलसिले में भानापुर जा रही है। इन्हीं सब बातों के बीच 3 घंटे किस तरह गुजर जाते हैं, उन दोनों को पता ही नहीं लगता। निशा मुकेश को बताती है कि उस जगह पर हुई घटनाओं की वजह से उसे अकेले वहां जाते हुए घबराहट सी हो रही थी, पर अब जब उसे उसके सफर पर एक साथी मिल गया है तो उसका मन थोड़ा शांत है। बस से उतरने के बाद मुकेश और निशा उस गांव की तरफ बढ़ते हैं
गांव में आ जाने के बाद मुकेश निशा से पूछता है कि यहाँ पर उसका घर कौन सा है, जिस पर निशा कोई जवाब नहीं देती। वो दोनों ऐसे ही आगे बढ़ते रहते हैं। गांव लगभग खत्म होने को ही होता है जब निशा अपने घर की तरफ इशारा करती है। वो गांव का आखिरी घर था। उस घर से 300-400 मीटर दूर ही वो भयावह जंगल शुरू हो रहा था, जिसका ख्याल भी पूरे गांव में कोई अपने मन में नहीं लाना चाहता था। ये बात मुकेश को थोड़ी अजीब लगती है, तो वो निशा से पूछता है कि तुम्हारी दादी का घर पूरे गांव से इतना अलग और इतना दूर क्यों है। निशा इस बात पर कहती है कि ये उनकी पुश्तैनी जायदाद है जो उसके दादा को भी विरासत में मिली थी। पैसे ना होने की वजह से जब पूरा गांव खाली हो गया था, तब भी उसके दादा के परिवार को यही रहना पड़ा था। मुकेश और बहुत सारे सवाल पूछना चाहता था, लेकिन पूरी रात के सफर की वजह से वो बहुत ज्यादा थक गया था। मुकेश निशा से आसपास किसी होटल के लिए पूछने ही वाला होता है कि निशा पहले ही उसे अपने घर में रुकने के लिए बोल देती है। इस बात पर मुकेश इनकार नहीं करता। उसे लग रहा था यदि वो उस घर में रहेगा तो शायद महल और उस जगह के बारे में निशा से और जान पाएगा। जब वे दोनों घर के अंदर जाते हैं तो मुकेश देखता है कि पूरे घर में धूल का एक कण भी नहीं था। मुकेश पूछता है कि घर इतने समय तक बंद होने के बावजूद यहाँ इतनी सफाई कैसे है। निशा बताती है कि उसने गांव से ही एक महिला को घर की साफ सफाई का काम दे रखा था, ताकि घर को बेचने में आसानी हो। थोड़ी देर आराम करने के बाद मुकेश महल की तहकीकात करने के लिए तैयार हो जाता है, जिस पर निशा भी उसका साथ देने के लिए कहती है। पहले तो मुकेश उसे मना कर देता है क्योंकि इस वजह से उसके काम में बाधा आ सकती थी, पर जब निशा थोड़ा जोर देती है तो वो उसे साथ लेकर जाने के लिए मान जाता है। कुछ ही देर में दोनों महल पर पहुंच जाते हैं। रास्ते में उन्हें ऐसी किसी चीज का आभास नहीं होता जिसे वे अटपटा कह सके, न ही जंगल से महल तक उन्हें कोई अजीब चीज दिखती है। फिर मुकेश को लगता है शायद ये सब गांव वालों की ही रची हुई कहानियों में से कुछ होगा, और वो महल के खंड की तहकीकात शुरू कर देता है। महल में ऐसी बहुत जगहें थी जहां पर कुछ विश्वसनीय मिलने की संभावना थी। काम जल्दी खत्म करने के लिए मुकेश निशा को महल के दूसरे कोने में हालात देखने के लिए भेजता है, पर वो उसे साफ मना कर देता है कि किसी भी चीज को वो अपनी जगह से न हिलाए। पूरा दिन लगभग इसी तहकीकात में निकल जाता है। सूरज ढलने ही वाला होता है जब मुकेश निशा को घर वापस चलने के लिए आवाज लगाता है, पर जब निशा आती है तो उसके हाथ में एक पुरानी सी किताब होती है। मुकेश निशा से पूछता है कि उसे ये किताब कहाँ से मिली और उसके मना करने के बावजूद भी उसने उस किताब को अपनी जगह से क्यों हटाया। निशा कहती है कि उस किताब में किसी अलग भाषा में कुछ लिखा था जिसे वो समझ नहीं पा रही थी, तो मुकेश से चेक कराने के लिए वो उस किताब को लेकर आ गई। रात के अंधेरे की वजह से मुकेश उस किताब से कुछ भी पढ़ नहीं पा रहा था, तो वे दोनों उस किताब को घर ले जाने के बारे में सोचते हैं। सूरज ढल ही चुका था, पर उन दोनों को घर वापस जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वे दोनों उस जंगल में गोल गोल घूमे जा रहे हैं। अब निशा को थोड़ा डर लगने लगा था। वो अपनी चिंता मुकेश को जताती है। मुकेश के चेहरे पर वैसे तो शिकन नहीं थी, पर अंदर ही अंदर वो भी घबरा रहा था। देखते ही देखते रात का अंधेरा और गहरा होने लगता है। उन दोनों को शक होता है कि शायद ये सब इसी वजह से हो रहा है क्योंकि उन्होंने महल से वो किताब उठाई है। मुकेश को अब उन बातों पर यकीन होने लगता है। कोई तो शक्ति है जो ये नहीं चाहती कि महल का कोई भी राज वहाँ से बाहर जाए। मुकेश और निशा इसीलिए उस किताब को वहीं छोड़कर आगे जाने की कोशिश करते हैं, पर थोड़ी देर बाद वे दोनों घूम फिर के उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर उन्होंने उस किताब को छोड़ा था। इस समय वे दोनों बहुत ज्यादा घबराने लगते हैं। उन्हें किसी भी तरह उस किताब से अपना पीछा छुड़ाना था। निशा एक आइडिया देती है कि अगर वे दोनों इस किताब को जला दे तो शायद वे इस जंगल से बाहर निकल पाएंगे। मुकेश उस समय कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, तो वो इसीलिए इस काम के लिए हाँ कह देता है। किताब को जलाने की सारी तैयारी हो गई थी। मुकेश उस किताब को आग में फेंकने ही वाला होता है कि उसी समय एक भयावह शेर उन दोनों के सामने आ जाता है। वो मुकेश को किताब जलाने से पहले ही उस पर हमला कर देता है। किसी तरह निशा और मुकेश वहां से अपनी जान बचा के भागने में सफल होते हैं, पर इस घटना के बाद मुकेश को यकीन हो जाता है कि इस किताब को जलाकर ही वे दोनों इस जंगल से बाहर निकल पाएंगे। वो दोनों किताब ना जला पाए तभी कोई शक्ति यह करने से उन्हें रोक रही थी। शेर के हमले के कारण मुकेश थोड़ा जख्मी हो गया था, जिसकी वजह से उसके हाथ से बहुत खून बह रहा था और वो किताब भी उसके खून में पूरी तरह रंग चुकी थी। पर यह समय इन सब चीजों पर गौर फरमाने का नहीं था। निशा तुरंत एक दूसरी आग का प्रबंध करती है, पर मुकेश अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था, तो
तो वो उस किताब को निशा को देकर तुरंत जलाने के लिए कहता है। निशा जैसे ही किताब को आग में डालने वाली होती है, उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आती है और किताब के आग में पड़ते ही मुकेश का पूरा शरीर जलने लगता है। मुकेश निशा से मदद की गुहार मांगता है, चीखता चिल्लाता है, पर निशा वहाँ खड़ी सिर्फ मुस्कुराती रहती है। सुबह होते होते मुकेश का पूरा शरीर जलकर ध्वस्त हो जाता है। सूरज की पहली किरण जैसे ही धरती को छूती है तो उस स्थान से निशा और वो किताब दोनों ही कहीं गायब हो जाते हैं। आप लोगों को क्या लगता है, क्या निशा ही वो बुरी शक्ति थी जिसने मुकेश की जान ली, या फिर महल में निशा के साथ कुछ ऐसा हुआ जिस वजह से वो ऐसा करने पर मजबूर हो गई? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही और हॉरर कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।